अभी इस वक्त जब आप ये सुन रहे हैं, करोड़ों इंडियंस एक ऐसी ऐप पर म्यूजिक स्ट्रीम कर रहे हैं जिसके बारे में ज्यादातर अमेरिकन्स ने कभी सुना भी नहीं है। सिलिकॉन वैली की कॉफी शॉप्स में जहां यूट्यूब म्यूजिक को पूरी तरह इग्नोर किया जाता है, वहीं ये मुंबई की लोकल ट्रेन्स, दिल्ली मेट्रो की राइड्स और बैंगलोर के ट्रैफिक जैम्स का साउंड ट्रैक बन गया है। यूट्यूब दुनिया का सबसे पॉपुलर म्यूजिक डिस्कवरी प्लेटफॉर्म है। ग्लोबली जितनी भी म्यूजिक सुनी जाती है उसका 31% यूट्यूब पर ही होता है। यूट्यूब म्यूजिक और प्रीमियम को मिलाकर 12.5 करोड़ से ज्यादा लोग पे करते हैं। फिर भी अगर आप किसी अमेरिकन या यूरोपियन से पूछें कि वो कौन सी म्यूजिक ऐप यूज करते हैं तो वो शायद स्पॉटिफाई या एप्पल म्यूजिक कहेंगे, यूट्यूब म्यूजिक नहीं। लेकिन यहां इंडिया में यहां पूरी स्टोरी फ्लिप हो जाती है। सिलिकॉन वैली के अपने ही बैकयार्ड में जहां यूट्यूब म्यूजिक यूजर्स को कन्विंस करने में स्ट्रगल कर रहा है, वहीं ये मुंबई, दिल्ली और बैंगलोर में एक्चुअली डोमिनेट कर रहा है। सच कहें तो यूट्यूब म्यूजिक इंडिया में नंबर 1 या नंबर 2 म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस है। यह डिपेंड करता है कि आप कौन से मंथ का डेटा चेक कर रहे हैं। ये सिर्फ कोई स्टैटिस्टिकल क्वर्क नहीं है, बल्कि इससे कुछ बहुत डीपर बात पता चलती है कि इंडियंस टेक्नोलॉजी, म्यूजिक और डिजिटल कंटेंट को बाकी दुनिया से बिल्कुल अलग तरीके से कंज्यूम करते हैं। तो यहां हो क्या रहा है? जो ऐप न्यूयॉर्क में इररिलेवेंट लगती है, वो न्यू दिल्ली में एसेंशियल क्यों लगती है? इसका आंसर हमें सब कुछ बताता है कि टेक कंपनीज को लगता है यूजर्स क्या चाहते हैं और यूजर्स एक्चुअली अपनी डेली लाइफ में क्या चूज करते हैं, इन दोनों के बीच कितना बड़ा गैप है। नंबर्स से शुरू करते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी पिक्चर पेंट करते हैं जो ज्यादातर ग्लोबल टेक एनालिसिस में कंप्लीटली मिस हो जाती है। इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट में यूट्यूब म्यूजिक का रफली 25 से 30% मार्केट शेयर है। स्पॉटिफाई, जो ग्लोबल जायंट है और जिसकी हर जगह बात होती है, वो अराउंड 20 से 25% पर बैठा है। फिर आता है जियो सावन, जो होम ग्रोन प्लेयर है और रिलायंस के मैसिव इकोसिस्टम से बैक्ड है। इसका 15 से 20% शेयर है। Amazon म्यूजिक और एप्पल म्यूजिक बहुत छोटे स्लाइसेस के साथ बिहाइंड है। लेकिन जो चीज इसे और भी इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है, ये नंबर्स 40 करोड़ से ज्यादा स्मार्टफोन यूजर्स के मार्केट को रिप्रेजेंट करते हैं, जहां म्यूजिक स्ट्रीमिंग साल दर साल करीब 30% की रेट से ग्रो हो रहा है। जब YouTube म्यूजिक इतने बड़े मार्केट में जीतता है तो ये कोई कॉन्सोलेशन प्राइस नहीं है, बल्कि ये एक मास्टर क्लास है कि यूजर्स एक्चुअली क्या वैल्यू करते हैं इसे समझने की। पहली चीज जो ऑब्वियस हो जाती है जब आप इंडियन स्ट्रीमिंग बिहेवियर में रिसर्च करते हैं, वो ये है कि प्राइस सिर्फ एक फैक्टर नहीं है, बल्कि ये प्राइमरी फैक्टर है। YouTube म्यूजिक 99 रुपीस पर मंथ कॉस्ट करता है, यानी रफली $1.20। स्पॉटिफाई प्रीमियम 119 रुपए कॉस्ट करता है, अराउंड $1.40। एप्पल म्यूजिक यूट्यूब के साथ मैच करता है 99 रुपीस पर। ये डिफरेंसेस टाइनी लग सकती हैं जब तक आपको ये रियलाइज नहीं हो जाता कि मिलियंस इंडियन यूजर्स के लिए 20 रुपए में एक फुल मील आ जाता है। जब आप इस लेवल पर स्पेंडिंग डिसीजंस ले रहे हैं तो हर रुपी मैटर करता है और बंडल्ड वैल्यू एब्सोल्युटली क्रिटिकल हो जाता है। यहीं पर YouTube म्यूजिक की वेस्टर्न मार्केट्स में सो कॉल्ड वीकनेस इंडिया में इसकी सुपर पावर बन जाती है। याद करिए वो बंडलिंग प्रॉब्लम जिसकी हमने बात की थी। अमेरिका में एनालिस्ट्स कंप्लेंट करते हैं कि ज्यादातर YouTube म्यूजिक सब्सक्राइबर्स को पता भी नहीं होता कि उनके पास ये है, क्योंकि उन्होंने एड फ्री YouTube के लिए साइन अप किया था। इंडिया में एग्जैक्टली यही वजह है कि लोग इसे लव करते हैं। 129 रुपए में, यानी रफली $1.50 में आपको YouTube प्रीमियम और YouTube म्यूजिक दोनों मिलते हैं। मतलब उस प्लेटफॉर्म पर कोई एड्स नहीं, जहां पर आप शायद दिन में 2 से 3 घंटे एनीवे स्पेंड करते हैं, प्लस एक फुल म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस। प्राइस कॉन्शियस मार्केट में ये कंफ्यूजिंग बंडलिंग नहीं है, ये इनक्रेडिबल वैल्यू है। लेकिन प्राइसिंग स्टोरी सिर्फ बिगिनिंग है। YouTube म्यूजिक जो रियल रीजन से इंडिया में सक्सीड करता है, उसका सब कुछ इस बात से है कि इंडियंस एक्चुअली म्यूजिक को कैसे कंज्यूम करते हैं, और ये वेस्टर्न कंजम्पशन पैटर्न से कंप्लीटली डिफरेंट है। किसी भी इंडियन हाउस होल्ड, कॉलेज डॉर्म या ऑफिस स्पेस में वॉक करिए और आपको तुरंत कुछ नजर आएगा। जब लोग म्यूजिक प्ले करते हैं तो वो सिर्फ सुन नहीं रहे हैं, वो देख भी रहे हैं। म्यूजिक वीडियोस इंडियन म्यूजिक कंजम्पशन में कोई नाइस टू हैव फीचर नहीं है, बल्कि ये एक्सपीरियंस के सेंट्रल पार्ट हैं। बॉलीवुड डांस सीक्वेंसेस से लेकर इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट विजुअल्स तक, डिवोशनल सॉन्ग वीडियोस तक, इंडियन म्यूजिक कल्चर इनहेरेंटली विजुअल है। ये हर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के वैल्यू प्रोपोजिशन को कंप्लीटली चेंज कर देता है। स्पॉटिफाई आपको ऑडियो ट्रैक्स देता है, एप्पल म्यूजिक आपको कुछ वीडियो कंटेंट के साथ ऑडियो ट्रैक्स देता है, YouTube म्यूजिक आपको एवरीथिंग देता है, क्योंकि ये YouTube के मैसिव वीडियो इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बिल्ट है।
लेटेस्ट अरिजीत सिंह ट्रैक सुनना चाहते हैं, आपको ऑडियो वर्जन मिल जाएगा। म्यूजिक वीडियो देखना चाहते हैं, वो राइट देयर है। उसी सॉन्ग के लाइव परफॉर्मेंसेस, अकॉस्टिक वर्जन्स या फैन मेड डांस वीडियोस देखना चाहते हैं, सब सेम ऐप में अवेलेबल है, सेम सब्सक्रिप्शन के साथ। ये और भी पावरफुल हो जाता है जब आप इंडिया की लैंग्वेज डाइवर्सिटी को कंसिडर करते हैं। इंडिया में 700 से ज्यादा लैंग्वेजेस और डायलेक्ट्स हैं। हिंदी वाइडली समझी जाती होगी, लेकिन रीजनल लैंग्वेजेस लोकल म्यूजिक कंजम्पशन में डोमिनेट करती हैं। चेन्नई में तमिल म्यूजिक, हैदराबाद में तेलुगु म्यूजिक, कोलकाता में बंगाली म्यूजिक, चंडीगढ़ में पंजाबी म्यूजिक। हर रीजन का अपना थ्राइविंग म्यूजिक इंडस्ट्री है, अपने स्टार्स हैं, अपनी कल्चरल प्रेफरेंसेस हैं। यहां पर YouTube का डेकेड प्लस का वीडियो कंटेंट में हेड स्टार्ट एब्सोल्युटली क्रूशियल हो जाता है, जबकि Spotify और Apple म्यूजिक मेन स्ट्रीम कंटेंट के लिए मेजर रिकॉर्ड लेबल्स के साथ रिलेशनशिप्स बिल्ड करने में ईयर्स स्पेंड कर रहे थे। YouTube वो डिफॉल्ट प्लेटफॉर्म बन गया जहां हर रीजनल आर्टिस्ट, हर इंडिपेंडेंट म्यूजिशियन, हर डिवोशनल सिंगर, हर फोक परफॉर्मर अपना कंटेंट अपलोड करता था। जब AR रहमान कोई नया तमिल ट्रैक ड्रॉप करते हैं, जब बादशाह अगली पंजाबी बैंगर रिलीज करते हैं, जब श्रेया घोषाल किसी बंगाली फोक आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट करती हैं, तो ये मोमेंट सिर्फ म्यूजिक रिलीजेस नहीं है, ये कल्चरल इवेंट्स हैं। और YouTube म्यूजिक सिर्फ सॉन्ग को कैप्चर नहीं करता, बल्कि इसके अराउंड की पूरी कल्चरल कॉन्वर्सेशन को कैप्चर करता है। आज अगर आप कोई रेयर कर्नाटिक क्लासिकल परफॉर्मेंस फाइंड करना चाहते हैं, या लेटेस्ट हरियाणवी फोक सॉन्ग, या गुवाहाटी से कोई अंडरग्राउंड हिप हॉप ट्रैक, तो YouTube पे शायद मिल जाएगा, और YouTube म्यूजिक इसे स्ट्रीम कर सकता है। ये कंटेंट एडवांटेज इंडिया की यूनिक मोबाइल इंटरनेट लैंडस्केप से और एम्पलीफाई हो जाता है। इंडिया में दुनिया का कुछ सबसे चीप डेटा है, मुख्य रूप से 2016 से जियो की मार्केट डिसरप्शन की वजह से। लेकिन चीप का मतलब सबके लिए अनलिमिटेड नहीं है, और डेटा कॉन्शियसनेस अभी भी हाई रहती है। YouTube म्यूजिक का ऑफलाइन डाउनलोड फीचर इंडिया में सिर्फ कन्वीनियंट नहीं है, बल्कि इसेंशियल है। यूजर्स वाईफाई पर प्लेलिस्ट डाउनलोड करते हैं और दिन भर डेटा कंजम्पशन की वरी किए बिना स्ट्रीम करते हैं। मोर इंपॉर्टेंटली, YouTube का इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन इंटरनेट लैंडस्केप के लिए ऑप्टिमाइज्ड है, उस तरीके से जिसे न्यूअर एंट्रेंट्स अभी भी फिगर आउट कर रहे हैं। अब ये सक्सेस स्टोरी YouTube म्यूजिक को एक फैसिनेटिंग पोजीशन में रखती है, क्योंकि ये प्रूव करता है कि प्लेटफॉर्म काम कर सकता है जब कंडीशंस राइट हों। तो फिर ये बाकी जगह क्यों काम नहीं करता? यहां हमें टेक्नोलॉजी एडॉप्शन की साइकोलॉजी के बारे में बात करनी पड़ेगी, और ये रियली इंटरेस्टिंग हो जाता है। वेस्टर्न मार्केट्स में म्यूजिक स्ट्रीमिंग चॉइसेस लार्जली 2010 और 2015 के बीच एस्टैब्लिश हो गई थी, जब Spotify और Apple म्यूजिक ने अपने यूजर बेस बिल्ड किए थे। जब तक YouTube म्यूजिक सीरियस कॉम्पिटिटर के रूप में लॉन्च हुआ, लोग ऑलरेडी अपनी प्लेलिस्ट्स बिल्ड करने में, एल्गोरिदम्स ट्रेन करने में और अपनी प्रेफर्ड ऐप्स के अराउंड मसल मेमोरी डेवलप करने में ईयर्स इन्वेस्ट कर चुके थे। बिहेवियरल इकोनॉमिक्स इसे एंडाउमेंट इफेक्ट कहता है। जो चीजें हमारे पास पहले से हैं, हम उन्हें उनसे कहीं ज्यादा वैल्यू करते हैं जो हमारे पास नहीं है। जब किसी ने 3 साल परफेक्ट Spotify प्लेलिस्ट क्यूरेट करने में स्पेंड किए हों, तो YouTube म्यूजिक पर स्विच करना कोई नई सर्विस गेन करने जैसा नहीं लगता, बल्कि इन्वेस्टमेंट लूज करने जैसा लगता है। लेकिन इंडिया का म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट लार्जली स्मार्टफोन एरा में बॉर्न हुआ था। 2015 के बाद जब मिलियंस इंडियंस को अपना पहला स्मार्टफोन और पहली म्यूजिक स्ट्रीमिंग ऐप मिली, तो YouTube म्यूजिक एंट्रेंच्ड हैबिट्स के अगेंस्ट कंपीट नहीं कर रहा था। ये जियो सावन, गाना, विंक म्यूजिक और हाँ Spotify के अगेंस्ट कंपीट कर रहा था, लेकिन ये सभी ज्यादातर यूजर्स के लिए रिलेटिवली नए एक्सपीरियंसेस थे। रिमेंबर जब फेसबुक ने इंडिया में फेसबुक म्यूजिक लॉन्च करने की कोशिश की थी, या जब ट्विटर ने ब्रीफली म्यूजिक डिस्कवरी के लिए ऑडियो स्पेसेस के साथ एक्सपेरिमेंट किया था? इन प्लेटफॉर्म्स के पास मैसिव यूजर बेसिस थे, अनलिमिटेड फंडिंग थी और ग्लोबल रीच था। फिर भी वो इंडियन म्यूजिक स्ट्रीमिंग मार्केट को क्रैक नहीं कर पाए, क्योंकि उन्होंने कभी समझा ही नहीं कि इंडियन यूजर्स एक्चुअली क्या वैल्यू करते हैं। जिस मार्केट में सभी पहली बार कुछ ट्राई कर रहे हैं, वहां वो प्लेटफॉर्म जीतता है जिसके पास सबसे ज्यादा कंटेंट है, बेस्ट वैल्यू प्रोपोजिशन है और स्ट्रॉन्गेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एडवांटेजेस हैं। ये हमें एक और क्रूशियल डिफरेंस पे लाता है जो ज्यादातर ग्लोबल एनालिसिस मिस कर देती है। इंडिया के म्यूजिक स्ट्रीमिंग लैंडस्केप में कई स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक प्लेयर्स हैं जो लोकल प्रेफरेंसेस को उस तरीके से समझते हैं जिसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स अभी भी सीख रहे हैं। जियो सावन फॉर एग्जांपल रिलायंस के मैसिव टेलीकॉम और रिटेल इकोसिस्टम का लेवरेज करता है। गाना हेवीली बॉलीवुड और रीजनल कंटेंट क्यूरेशन पे फोकस करता है। विंक म्यूजिक एयरटेल के सब्सक्राइबर बेस से टाई करता है। इन प्लेटफॉर्म्स ने कॉम्पिटिटिव प्रेशर क्रिएट किया जिसने सभी स्ट्रीमिंग सर्विसेज इंक्लूडिंग यूट्यूब म्यूजिक को इंडियन यूजर प्रेफरेंसेस के बारे में ज्यादा केयरफुली सोचने पे फोर्स किया। रिजल्ट यह है कि इंडिया में YouTube म्यूजिक एक्चुअली अदर मार्केट्स के YouTube म्यूजिक से डिफरेंटली काम करता है। ऐप के रिकमेंडेशन एल्गोरिथम्स इंडियन म्यूजिकल प्रेफरेंसेस के लिए ट्यून्ड है। कंटेंट क्यूरेशन रीजनल लैंग्वेजेस और लोकल आर्टिस्ट्स को एम्फसाइज करता है। प्राइसिंग और बंडलिंग स्ट्रैटेजीज इंडियन स्पेंडिंग पैटर्न्स को रिफ्लेक्ट करती हैं। ऑफलाइन फीचर्स डेटा कॉन्शियस यूजर्स के लिए प्रायोरिटाइज किए गए हैं। ये सिर्फ सेम ऐप नहीं है जो डिफरेंट मार्केट में लॉन्च की गई है, बल्कि ये एक लोकलाइज्ड प्रोडक्ट है जो सक्सीड करने के लिए इसे तराशा गया है।
लेकिन जो चीज़ इस स्टोरी को और भी कंपेलिंग बनाती है वो ये है कि टेक्निकल लिमिटेशंस जो YouTube म्यूजिक को वेस्टर्न मार्केट्स में फ्लॉप करती हैं वो इंडिया में मच लेस मैटर करती हैं। रिमेंबर ऑडियो क्वालिटी इशू? YouTube म्यूजिक मैक्सिमम 256 किलोबिट्स पर सेकंड पर है, जबकि Spotify प्रीमियम 320 किलोबिट्स पर सेकंड ऑफर करता है। जिन मार्केट्स में लोग हाई एंड हेडफोन्स और प्रिस्टीन ऑडियो सेटअप्स यूज करते हैं वहां ये डिफरेंस मैटर कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इंडियन यूजर्स स्मार्टफोन स्पीकर्स, बेसिक ईयरबड्स या नॉइजी एनवायरनमेंट्स में ब्लूटूथ स्पीकर्स के थ्रू म्यूजिक स्ट्रीम करते हैं। रियल वर्ल्ड लिसनिंग कंडीशंस में 256 और 320 kbps के बीच ऑडियो क्वालिटी में डिफरेंस बताना इम्पॉसिबल हो जाता है। सिमिलरली फीचर लैग जो YouTube म्यूजिक की वेस्टर्न मार्केट्स में परसेप्शन को हर्ट करती है वो उस मार्केट में लेस रेलेवेंट हो जाती है जहां पर हर प्लेटफॉर्म अभी भी रैपिडली फीचर्स ऐड कर रहा है। क्रॉस डिवाइस सिंक्रोनाइजेशन और कोलैबोरेटिव प्लेलिस्ट्स नाइस टू हैव फीचर्स हैं, लेकिन वो ज्यादा फंडामेंटल वैल्यू प्रोपोजिशंस जैसे कंटेंट ब्रेथ, प्राइसिंग और उन सर्विसेज के साथ इंटीग्रेशन के अगेंस्ट कंपीट कर रहे हैं जिन्हें लोग एक्चुअली डेली यूज करते हैं। इंडिया में ये सक्सेस YouTube म्यूजिक के आर्टिस्ट मोनेटाइजेशन की अप्रोच के बारे में भी कुछ क्रूशियल रिवील करती है, और ये मोस्ट एनालिसिस से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। हाँ, YouTube की पर स्ट्रीम पेआउट्स जनरली Spotify या Apple म्यूजिक से लोअर है जब आप ग्लोबल एवरेजेस देखते हैं, लेकिन YouTube म्यूजिक मल्टीपल रेवेन्यू स्ट्रीम्स पर ऑपरेट करता है जो अदर प्लेटफॉर्म्स ऑफर नहीं करते। आर्टिस्ट्स YouTube म्यूजिक स्ट्रीम से पैसा अर्न कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट आईडी से भी जब उनका म्यूजिक यूजर जनरेटेड वीडियोस में अपीयर होता है, और अपने ऑफिशियल YouTube चैनल्स पर डायरेक्ट मोनेटाइजेशन से भी। इंडिया की क्रिएटर इकोनॉमी में ये मल्टी स्ट्रीम अप्रोच अक्सर सिंगल प्लेटफॉर्म ऑप्टिमाइजेशन से बेटर काम करता है। कोई आर्टिस्ट अपना नया सॉन्ग YouTube म्यूजिक पर अपलोड कर सकता है, फिर बिहाइंड द सीन्स कंटेंट, लिरिक वीडियोस, डांस कोरियोग्राफी और अपने YouTube चैनल के लिए एकूस्टिक वर्जन्स क्रिएट कर सकता है। कंटेंट का हर पीस रेवेन्यू जनरेट कर सकता है व्हाइल क्रॉस प्रमोटिंग देयर म्यूजिक। कंटेंट क्रिएशन और मोनेटाइजेशन के लिए ये इंटीग्रेटेड अप्रोच उससे कहीं बेटर अलाइन करता है जिस तरीके से इंडियन आर्टिस्ट्स डिजिटल एज में अपने करियर्स बिल्ड कर रहे हैं। रीजनल लैंग्वेज एडवांटेज और भी कारगर हो जाता है जब आप डिस्कवरेबिलिटी को कंसिडर करते हैं। अगर आप तमिल म्यूजिक फैन हैं तो YouTube का एल्गोरिदम सिर्फ पॉपुलर तमिल सॉन्ग्स रेकमेंड नहीं करता, बल्कि ये लाइव परफॉर्मेंसेस, कवर वर्जन्स, रिएक्शन वीडियोस और उन आर्टिस्ट से रिलेटेड कल्चरल कंटेंट भी फीड में लाकर दे सकता है जो आपके पसंद है। ये ऑडियो ओनली प्लेटफॉर्म से कहीं ज्यादा रिचर डिस्कवरी एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। बहुत से इंडियन यूजर्स के लिए YouTube म्यूजिक स्ट्रीमिंग सर्विस से कम और म्यूजिक के अराउंड सेंटर किए गए कल्चरल इकोसिस्टम से ज्यादा फील करता है। अब जब हम स्टेप बैक लेते हैं और देखते हैं कि YouTube म्यूजिक की इंडियन सक्सेस हमें टेक्नोलॉजी अडॉप्शन के बारे में क्या टीच करती है, तो कई पैटर्न्स क्लियर हो जाते हैं। पहला, टाइमिंग एनॉर्मसली मैटर करती है। सुपीरियर प्रोडक्ट के साथ मार्केट में फर्स्ट होना अक्सर उससे कम मैटर करता है कि यूजर्स के अडॉप्ट करने के लिए रेडी होने पर गुड इनफ प्रोडक्ट के साथ प्रेजेंट होना। दूसरा, लोकल ऑप्टिमाइजेशन ग्लोबल स्टैंडर्डाइजेशन को बीट करता है। सेम ऐप रीजनल प्रेफरेंसेस, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स और कल्चरल बिहेवियर्स के अकॉर्डिंग कितनी अच्छी तरह अडेप्ट करती है, इस बेसिस पर सक्सीड या फेल हो सकती है। तीसरा और शायद सबसे इंपॉर्टेंटली, बंडलिंग और इंटीग्रेशन स्ट्रेंथ्स हो सकती हैं वीकनेसेस के बजाय जब वो जेन्युइन वैल्यू प्रोवाइड करती हैं। वेस्टर्न एनालिस्ट्स अक्सर YouTube म्यूजिक की YouTube प्रीमियम के साथ इंटीग्रेशन को एक साइन के रूप में देखते हैं कि ये स्टैंडअलोन प्रोडक्ट के रूप में compete नहीं कर सकती, लेकिन इंडियन यूजर्स उस इंटीग्रेशन को फीचर के रूप में देखते हैं, बग के रूप में नहीं। उन्हें एड फ्री YouTube चाहिए और उन्हें म्यूजिक स्ट्रीमिंग चाहिए, और वो इसे उस प्राइस पर चाहते हैं जो उनके बजट के लिए मेक सेंस करे। इससे ब्रॉडर इंप्लीकेशंस हैं कि हम इमर्जिंग मार्केट्स में प्लेटफॉर्म कंपटीशन के बारे में कैसे सोचते हैं। स्ट्रैटेजीज जो एस्टैब्लिश्ड हाई इनकम मार्केट्स में काम करती हैं वो अक्सर प्राइस सेंसिटिव रैपिडली ग्रोइंग मार्केट्स में फेल हो जाती हैं, जहां डिफरेंट इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट्स और कल्चरल प्रेफरेंसेस होती हैं। कंपनीज जो इन कंडीशंस के लिए अपने प्रोडक्ट्स को अडेप्ट करना फिगर आउट कर लेती हैं, रादर देन जस्ट अपनी एग्जिस्टिंग ऑफरिंग्स को ट्रांसलेट करने के, वो उनसे आउट परफॉर्म करती हैं जो अज्यूम करती हैं कि ग्लोबल स्ट्रैटेजीज हर जगह काम करेंगी। लुकिंग फॉरवर्ड, YouTube म्यूजिक की इंडिया में सक्सेस एक्चुअली अदर मार्केट्स में इंप्रूवमेंट के लिए रोड मैप प्रोवाइड कर सकती है। कुछ फीचर्स जो इंडियन यूजर्स के लिए वेल काम करते हैं, जैसे रोबस्ट ऑफलाइन फंक्शनैलिटी और वीडियो कंटेंट के साथ डीप इंटीग्रेशन, ग्लोबली प्लेटफॉर्म की वैल्यू प्रोपोजिशन को एनहांस कर सकता है।
लोकलाइजेशन स्ट्रैटेजीज जिन्होंने YouTube म्यूजिक को इंडिया में रीजनल म्यूजिक प्रेफरेंसेस समझने में हेल्प की, उन्हें अदर मार्केट्स में अप्लाई किया जा सकता है जहां स्ट्रॉन्ग लोकल म्यूजिक कल्चर्स हैं। लेकिन YouTube म्यूजिक की इंडियन सक्सेस से शायद सबसे इंपॉर्टेंट लेसन ये है कि हम टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स को कैसे इवैल्यूएट करते हैं। जब हम फीचर कंपैरिजंस और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस पर टू हेवीली फोकस करते हैं तो हम उन फैक्टर्स को मिस कर सकते हैं जो एक्चुअली रियल वर्ल्ड में यूजर अडॉप्शन ड्राइव करते हैं। प्राइस सेंसिटिविटी, कंटेंट ब्रेथ, इंफ्रास्ट्रक्चर ऑप्टिमाइजेशन, कल्चरल फिट और इकोसिस्टम इंटीग्रेशन अक्सर इससे ज़्यादा मैटर करते हैं कि कोई ऐप की ऑडियो क्वालिटी स्लाइटली हायर है या किसी फीचर को 6 महीने पहले लॉन्च किया गया था। इंडिया में YouTube म्यूजिक की स्टोरी हमें रिमाइंड करती है कि सक्सेसफुल टेक्नोलॉजी सिर्फ सिलिकॉन वैली मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग द बेस्ट प्रोडक्ट बिल्ड करने के बारे में नहीं है। ये उस बारे में है कि यूजर्स एक्चुअली क्या वैल्यू करते हैं उन कॉन्टेक्स्ट में जहां वो एक्चुअली रहते हैं, उन कंस्ट्रेंट्स के साथ जिनका वो एक्चुअली सामना करते हैं। कभी कभी इसका मतलब ये एक्सेप्ट करना होता है कि 256 kbps गुड इनफ है अगर इसके साथ एड फ्री YouTube और हर रीजनल सॉन्ग जो कभी अपलोड हुआ है उसकी एक्सेस आती है। कभी कभी इसका मतलब ये रिकॉग्नाइज करना होता है कि बंडलिंग कंफ्यूजन नहीं, वैल्यू क्रिएशन है। जैसे जैसे इंडिया की डिजिटल इकोनॉमी ग्रो और मैच्योर होती जा रही है, YouTube म्यूजिक की यहाँ सक्सेस ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स के लिए एक केस स्टडी ऑफर करती है कि इमर्जिंग मार्केट्स में कैसे जीता जा सकता है ट्रूली अपनी ऑफरिंग्स को लोकलाइज करके रादर देन जस्ट उन्हें ट्रांसलेट करने के। ये एक रिमाइंडर है कि एक वर्ल्ड में जहां टेक्नोलॉजी चॉइसेस इंक्रीजिंगली ग्लोबल हैं, कंपनीज जो सक्सीड करती हैं अक्सर वो होती हैं जो लोकल रियलिटीज के बारे में मोस्ट केयरफुली सोचती हैं। और उन लोगों के लिए जो ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी अडॉप्शन रियली कैसे काम करता है, YouTube म्यूजिक की टेल ऑफ टू मार्केट्स एक परफेक्ट एग्जांपल प्रोवाइड करती है कि सेम प्रोडक्ट साइमल्टेनियसली सक्सीड और फेल कैसे हो सकता है, सिंपली इस बात पर डिपेंड करते हुए कि वो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है जो यूजर्स के एक्चुअली पास हैं, उन वेज में जो उनकी लाइव्स में एक्चुअली फिट करती हैं। तो अगली बार जब कोई आपसे कहे कि बेस्ट फीचर्स होना सक्सेस गारंटी करता है या कि ग्लोबल यूजर प्रेफरेंसेस बेसिकली यूनिफॉर्म है, तो YouTube म्यूजिक की स्टोरी को रिमेंबर करिएगा। कभी कभी जो प्लेटफॉर्म अपने होम मार्केट में यूजर्स को कन्विंस करने में स्ट्रगल करता है, वो अपना परफेक्ट फिट आधी दुनिया दूर पाता है। इसलिए नहीं कि उसने बदला कि वो क्या था, बल्कि इसलिए क्योंकि उसने उन यूजर्स को पाया जिन्होंने उसे वैल्यू दी जो वो हमेशा से था।